अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फराज साक और आज हम स्टार्ट करने लगे हैं टाइप्स ऑफ परसेप्शन कि टोटल परसेप्शन की कितनी टाइप्स होती हैं। परसेप्शन इज़ अ प्रोसेस बाय विच सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड इज़ ऑर्गेनाइज्ड एंड इंटरप्रेटेड बाय द ब्रेन टू गिव इट सम मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट। अब हम आते हैं इसकी ये डेफिनेशन लिखने के बाद हम शुरू करेंगे इनकी टाइप्स के ऊपर। इन सब टाइप्स के एक दफ़ा हम नाम लिख लेंगे, फॉर्म परसेप्शन, मोशन परसेप्शन, डेप्थ परसेप्शन, टाइम परसेप्शन। एक बीच में साइज़ परसेप्शन है, सम टाइम हम इसको इकट्ठा लिख लेते हैं, सम बुक्स में ये आपको अलग अलग मिलेगा। फॉर्म परसेप्शन को ही शेप परसेप्शन भी कहा जाता है। फॉर्म परसेप्शन या शेप परसेप्शन एक ही चीज़ है और साइज़ परसेप्शन वगैरह भी हम इसके साथ ही परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसीज की फॉर्म में हम इसके साथ पढ़ते हैं इस चीज़ को। इन ये दोनों तकरीबन टॉपिक मैच करते हैं। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं फॉर्म परसेप्शन को, जो सबसे पहले गिवन है फॉर्म परसेप्शन, या फिर इसी को ही हम शेप परसेप्शन भी कहते हैं। We do not ordinarily perceive the world around us as patches of color, variations in brightness or loud sounds and voices. हमें चीज़ें ऐसे नज़र नहीं आती हैं कि वो कोई मीनिंग ना बनाती हों, बल्कि वो हमें पैटर्न्स में, एक ज्योमेट्रिकल फिगर्स में, एक वेल कंट्रोल्ड और एक अलग अलग करके एक अलग एंटिटी के तौर पर नज़र आती हैं। हम हर एक चीज़ को इंडिविजुअली डिस्टिंक्ट करके अलग अलग पहचान सकते हैं। हमें एक क्राउड की आवाज़ नहीं आती, हमें अलग अलग, जैसे आप लेक्चर सुन रहे हैं आपको आ रही है, तो वी कैन हियर ऑटोमोबाइल हॉर्न्स, फुटस्टेप्स, बर्ड्स, हम सारी चीज़ें ये समझ सकते हैं और उसके मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट में उसको देख सकते हैं। लिहाजा वी आर अकस्टम्ड टू ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स आर इन आवर माइंड इन द फॉर्म ऑफ इनटू अ फॉर्म, शेप और मेलोडी सीन दैट मेक्स अप मीनिंगफुल होल। वो चीज़ें जो हमारे लिए एक मीनिंगफुल पैटर्न रखती हैं हमें उस तरह से नज़र आती हैं। एक मीनिंगलेस चीज़ हम नहीं देखते हैं। अगर ये जो चीज़ है अगर मीनिंगलेस हो जाए तो वो स्किज़ोफ्रेनिया के जैसे मरीज़ होते हैं, साइकाइट्रिक पेशेंट, उनको ऐसे नज़र आता है। जो नॉर्मल हम इंडिविजुअल्स हैं हमें चीज़ें एज इट इज़ नज़र आती हैं। हमने एक तरह से सबसे पहले परसेप्शन की जो मेन डेफिनेशन थी, परसेप्शन की डेफिनेशन हमने ऐड की सबसे पहले, और उसके बाद हमने फॉर्म परसेप्शन की डेफिनेशन हमने ऐड की है। इन दोनों डेफिनेशंस को लिखने के बाद जब हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे हैं, फिर हम आ जाएंगे इसके जो एक तरह से दो ब्रॉड प्रिंसिपल्स हैं ना, हर एक के हमने प्रिंसिपल्स पढ़ने हैं। जैसे टाइप्स ऑफ परसेप्शन है, उन सब के साथ दो बिग रेंज ऑफ प्रिंसिपल्स हमारे पास गिवन होंगे। एक को हम कहेंगे जो वन टाइप है हमारे पास, वो है, इसमें मैं इसको ए से डोनेट करती हूँ, फिगर एंड ग्राउंड रिलेशनशिप। और दूसरा होगा हमारे पास, उसको हम कहते हैं परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस या लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। ये दो चीज़ें होंगी। तो इस तरह से हमने जब पढ़ना है इसको फॉर्म परसेप्शन को, तो हमने ये दो चीज़ें एक तरह से डिटेल से डिस्कस करनी है। इन दोनों को हमने लंबा करके लिखना है, तो ये हमारा आंसर क्लियर होगा। तो इसमें हम सबसे पहले फिगर एंड ग्राउंड रिलेशनशिप, इसको हम देख लेते हैं कि क्या होता है। जो आपकी वॉल है ना, दीवार है आपकी, वो बैकग्राउंड है और उसके ऊपर जो वाइट बोर्ड लगा हुआ है ये फिगर है। अब अगेन हम चलते हैं, जो वाइट बोर्ड के ऊपर आपके वर्ड्स लिखे हुए होते हैं वो फिगर है और वाइट बोर्ड बैकग्राउंड है। जो बिग एंटिटी है ना, हमारा ब्रेन ये प्रोसेस करता है कि वो बैकग्राउंड है और जो चीज़ तादाद में कम होती है उसको वो फिगर समझता है। जैसे कि ये स्क्रीन आपको नज़र आ रही है, तो एक ये चीज़ है, ये एक तरह से हम कह लें कि ये वॉल है, ये चीज़ है जो, तो ये वॉल बैकग्राउंड है। उसके ऊपर ये जो वाइट बुक की हमें नज़र आ रही है आउटलाइन, ये बुक की आउटलाइन इसकी फिगर है। और अगेन इस फिगर के ऊपर ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं ये फिगर है और ये बैकग्राउंड है। यानी दरअसल जो लफ्ज़ हम पढ़ रहे हैं, फिगर एंड ग्राउंड इन फॉर्म परसेप्शन, ये जो हम चीज़ अभी पढ़ रहे हैं, ये जो मैं पढ़ने लगी हूँ, इसमें जो वाइट वाला एक है, ये भी हमारा बैकग्राउंड है और ये बैकग्राउंड नंबर 1 और ये बैकग्राउंड नंबर 2, दो बैकग्राउंड इसमें हमें नज़र आ रहे हैं। तो हमारा जो ब्रेन है वो ऑल द टाइम स्कैन करता है फिगर कौन सी है, ग्राउंड कौन सा है। अगर ऐसा ना हो तो चीज़ें ब्लर हो जाए और हमें चीज़ें नज़र ना आए। हमें जो भी चीज़ नज़र आ रही है वो इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि वो फिगर एंड ग्राउंड रिलेशनशिप रखती है। अपने याद है क्लास 3 में हमने पढ़ा था कि ये जो कछुए वगैरह हैं और जानदार हैं ये कैमोफ्लाज हो जाते हैं। कि पैरट इनविजिबल है ग्रीन लीव्स में, इस तरह से जो लिजर्ड है ये पत्थर के ऊपर बैठे तो नज़र नहीं आती, तो कैमोफ्लाज हो जाती है। दैट मीन्स फिगर एंड ग्राउंड रिलेशनशिप इज़ ब्लर्ड। उन दोनों में एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन नहीं रहा है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है फिगर एंड ग्राउंड रिलेशनशिप। इस तरह से जो कैदी हैं ग्वांतानामो बे के, जिस तरह
उनमें उनको ना ऑरेंज कलर के कपड़े पहनाए जाते थे। तो चूंकि ग्रीन हैबिटेट था तो ग्रीन में ऑरेंज बहुत दूर से विजिबली नज़र आता था। तो इस तरह फिगर एंड ग्राउंड रिलेशनशिप बहुत ही वेल कंट्रोल्ड होकर नज़र आती थी और दूर से अगर कोई कैदी भागता है तो उसको पकड़ा जा सकता था। इसी तरह से जो सड़कें हैं तारकोल वाली, उनमें ब्लैक कलर की अगर सड़क है तो उसके ऊपर जो रिफ्लेक्टर्स हैं वो वाइट या येलो बनाए जाते हैं ताकि वो स्टैंड आउट हों और नज़र आएँ। तो फिगर स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट इज़ द बैकग्राउंड। जो स्टैंड अप हो रहा है वो फिगर है। इसी तरह से जो वाइट गाड़ियाँ ऑटोमोबाइल सबसे ज़्यादा चलती हैं, सफ़ेद गाड़ी काली सड़क के ऊपर बहुत विजिबल होती है और वेल कंट्रोल्ड फिगर एंड ग्राउंड रिलेशनशिप बनाती है। इसी तरह से जो एक हाई प्रोफाइल गाड़ियाँ हैं ना वो सारी काली होती हैं, जितनी ये एक तरह से सरकारी इदारों में और इन जगहों पे यूज़ होती हैं ताकि वो कैमोफ्लाज हो जाएं और पहचानी ना जा सकें। ये भी एक रीज़न होती है। इस तरह आर्मी वाले अक्सर जब टैंक्स वगैरह निकालते हैं तो अपने ऊपर ग्रीन कलर के पत्ते वगैरह अपनी गाड़ियों पर डालते हैं ताकि जब वो जाएँ तो हेलीकॉप्टर्स पे जब वो एक हेलीकॉप्टर व्यू नज़र आए तो वो दरख्त ही नज़र आए, पता ना चले कि बीच में से टैंक कौन सा है और ट्री कौन सा है। इस तरह वो फिगर एंड ग्राउंड रिलेशनशिप ब्लर करते हैं। यहाँ में पता चलता है कि नेचर में भी और उसके अलावा बहुत सारी एक ये जो साइकोलॉजिकल ट्रिक्स हैं हमारे, ये इस्तेमाल होते हैं और इनको इस तरह से इस्तेमाल में लाया जाता है। बुक में हम पढ़ेंगे एक, इसको आपको अक्सर फेसबुक पे और सोशल मीडियाज़ पे नज़र आएगी। इनको कहते हैं एक फेस एंड वाज पिक्चर्स। इनको रिवर्सिबल पिक्चर्स भी कहा जाता है। बहुत सारी हैं हमारे पास रिवर्सिबल पिक्चर्स, हमारी बुक में ये वाली गिवन है। यहाँ इफ़ यू कंसिडर दी वाइट एज फिगर तो हमें वाज नज़र आएगा। इफ़ यू कंसिडर फेसेस एज फिगर एंड वाइट एज बैकग्राउंड तो हमें फेस नज़र आएंगे। तो ये रिवर्सिबल पिक्चर कहलाती है। तो फिगर क्या है इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। फिगर हैज़ डेफिनेट बाउंड्रीज एंड इट सीम्स टू स्टैंड आउट स्लाइटली फ्रॉम द बैकग्राउंड। और ग्राउंड क्या होता है? ग्राउंड इज लेस वेल डिफाइंड, इट अपीयर्स कॉन्टीन्यूस एंड नो डेफिनेट बाउंड्रीज। इसकी डेफिनेट बाउंड्रीज नहीं होती हैं। आपने तकरीबन ये लाइन लिखनी है और ये वाली लाइंस लिखनी है, रिवर्सिबल पिक्चर बनानी है ये वाली, और उसके बाद एक एग्जांपल आपने लिखनी है। फिर हम आगे चले जाएंगे। मैं आपको काफ़ी सारी ये दिखाती हूँ जो पिक्चर्स हैं हमारे पास फिगर एंड ग्राउंड रिलेशनशिप वाली, लेकिन जो अपने लिखने के लिए मटेरियल है वो हमारे पास इतना सा सफिशेंट हुआ करता है। आगे हम चलते हैं इसकी परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर। परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस, परसेप्शन इन्वॉल्व सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम आवर सेंसेस। ये अगेन परसेप्शन की डेफिनेशन है, ये हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली लिखते हैं, यहाँ से देखें, फिगर एंड ग्राउंड परसेप्शन एंड ग्रुपिंग आर टू बेसिक प्रिंसिपल्स विच गाइड द प्रोसेस ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। ये बात भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये सारा हम अभी मैं क्रॉस इसलिए नहीं कर रही कि ये करना ही नहीं, बेसिकली ये मैं आपको करवा चुकी हूँ। अपने डेफिनेशन लिखी, अपने फॉर्म परसेप्शन की डेफिनेशन लिखी, यहाँ पर हमने इन दोनों प्रिंसिपल्स के बड़े अच्छे से करके साफ सुथरे से नाम लिख लिए। फिर उसके बाद हमने फिगर एंड ग्राउंड को इस तरह से एक एक लाइन में हमने डिफाइन कर लिया। ये दोनों चीज़ें आपने लिख ली, ये वाली डायग्राम बना दी, और अब हम लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ आ रहे हैं। ये दोबारा वही चीज़ हमारे पास लिखी हुई है। ये दूसरी बुक में, ये फरहंदा शहनाज की बुक में से, इसमें भी तकरीबन चीज़ें वही लिखी हुई हैं कि फिगर इज़ द पार्ट ऑफ विजुअल फील्ड दैट हैज़ मीनिंग, स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ द रेस्ट एंड ऑलवेज सीम टू इंक्लूड कंटूर्स और बाउंड्रीज दैट सेपरेटेड फ्रॉम रिलेटिवली मीनिंगलेस बैकग्राउंड। डिस्क्रिप्शन में आपने लिखना है वो जो दूसरी बानू वाली बुक है, शहर बानू वाली, उसमें ज़रा ज़्यादा अच्छा लिखा हुआ था तो मैंने आपके साथ वो भी शेयर कर दी है। नेक्स्ट हमारे पास ये ग्रुपिंग प्रिंसिपल्स, लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, ग्रुपिंग प्रिंसिपल, तीनों में आपने एक ही तरह की चीज़ लिखनी है। बहुत ही टू दी पॉइंट हमने लिखना है। ये आ गए हैं लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। ये टोटल 8 लॉज हैं। नंबर 1, सिंप्लिसिटी। बेसिकली लॉज ऑफ परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन साल दी रबर स्टैम्प्स। हमारे ब्रेन ने एक ना शॉर्टकट्स ड्रॉ किए हुए कि किस तरह से परसीव करता है, कौन सी इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट है और ब्रेन के हायर ब्रेन रीजन्स को फॉरवर्ड की जाएगी प्रोसेस होने के लिए, और कौन सा इररेलेवेंट है। जैसे आप इसको देख रहे हैं तो सिर्फ वर्ड्स प्रोसेस हो रहे हैं, ये जो फालतू स्टिमुलस फील्ड में आके इमेजेस पढ़ रहे हैं ये सारे बम्बार्ड आउट हो रहे हैं। तो ब्रेन के कैसे स्कैन करता है, किसको रखना है किसको छोड़ना है। सबसे पहले सिंप्लिसिटी, जो चीज़ सिंपल नज़र आ रही है ब्रेन उसको इंटरप्रेट करेगा। यूजुअली हमारे ब्रेन में टेंडेंसी है चीज़ों को ज्योमेट्रिकल फिगर्स में देखने की। ये देखा, एक ज्योमेट्रिकल फिगर हम बनाते हैं। हमारी जो दुनिया है ये सब ज्योमेट्रिकल शेप्स में। हमारी दुनिया स्फीयर है। आप जिस कमरे में बैठे हुए आप देखो, आपकी खिड़कियाँ या स्क्वायर होंगी, दरवाज़ा रेक्टेंगुलर है, रोशनदान सर्कुलर है, तो इस तरह वो कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल शेप रखती होंगी। जो एम्बिगुअस फिगर्स हैं, एक तरह से हैपहैज़र्ड हैं,
वो हमारा ब्रेन प्रोसेस नहीं करता और उनमें से स्टिल कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल फिगर्स एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। तो पहला हमारा जो प्रिंसिपल है वो है सिंप्लिसिटी। वी टेंड टू ऑर्गेनाइज स्टिमुलस इन द सिंपलेस्ट पॉसिबल वे, और ये सिंपलेस्ट पॉसिबल वे क्या है, इन सम ज्योमेट्रिकल फिगर, इन सम ज्योमेट्रिकल शेप। और उसके बाद दूसरा क्या है, सिमिलैरिटी का, वो चीज़ें जो हमें एक जैसी नज़र आ रही होती है ना, ब्रेन स्कैन करके उनको इकट्ठा कर देता है। जैसे आप जो ही इस पिक्चर को देख रहे हैं तो आपका ब्रेन क्या स्कैन कर रहा है इसको, कि इसके बीच में ना ये स्क्वायर है, ये प्लस का साइन है, तो दरअसल यू स्कैन प्लस साइन, और ये जो चीज़ें हैं ये इररेलेवेंट हो जाती हैं, हमारा ब्रेन इनको छोड़ देता है। तो सिमिलैरिटी, वी टेंड टू ग्रुप टुगेदर एलिमेंट्स विच अपीयर सिमिलर टुगेदर। इसीलिए हमने जो हमारी लैंग्विस्टिक्स हैं उनमें हमने बहुत सारी चीज़ें इस तरह से बना दी हुई हैं कि भेड़ों का रेवड़, जत्था, इस तरह जमा अलजमा, जितने वर्ड्स हैं ना ये जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये दरअसल इसीलिए कि हमने उनको एक कॉमन को हर्ड में कन्वर्ट कर दिया हुआ है, उनको हम ग्रुप अप कर देते हैं कि एक चीज़ एग्जिस्ट ही ग्रुप फॉर्म में करती है। थर्ड हमारा प्रिंसिपल है प्रॉक्सिमिटी का। प्रॉक्सिमल या प्रॉक्सिमिटी, क्लोजर द ऑब्जेक्ट मोर दे आर लाइकली टू परसीव टुगेदर। जैसे वी डू नॉट परसीव देम एज 6 लाइन्स, 6 वर्टिकल लाइन्स, हम ये नहीं देख रहे कि 3 मतवाजी लाइनें हैं, बल्कि वी टेंड टू ग्रुप देम एज ग्रुप ऑफ 2 पैरेलल लाइन्स। हमें ये पैरेलल लाइन्स नज़र आ रही हैं, ये इकट्ठी, ये इकट्ठी, ये इकट्ठी, क्योंकि वो इकट्ठी हैं इसलिए हमें वो इकट्ठी नज़र आती हैं। याद कैसे करना है, मैं आपको बड़ा सिंपल सा तरीका बताती हूँ। एक लाइन आपने याद कर लेनी है। सिंपलर आवर ब्रेन टेंड टू ग्रुप अप थिंग्स इन ज्योमेट्रिकल फिगर, सिंपलर द स्टिमुलस more it will be perceived together. Similar objects will perceive as group together, उनको ग्रुप अप कर लेता है हमारा ब्रेन। बेसिकली हम ग्रुपिंग प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं ना। प्रॉक्सिमिटी, क्लोजर दी ऑब्जेक्ट्स मोर दे आर लाइकली टू परसीव टुगेदर, उनको हम इकट्ठा देखते हैं। यहाँ पर जैसे अगर मैं बताऊँ कि कहाँ पे लिखा हुआ है, जो आपने हाईलाइट कर सकते हैं, यहाँ पे ये इसकी एग्जांपल हो गई, द क्लोजर ऑब्जेक्ट्स, ये वाला, एक मिनट ये गलत हो गया, नीचे वाली लाइन है सिर्फ, द क्लोजर ऑब्जेक्ट्स आर मोर लाइकली टू बी परसीव्ड एज बिलोंगिंग टुगेदर, इधर तक हम इसको कर लेंगे, ये वाली लाइन्स हैं जो। और उसके बाद हम एक एग्जांपल लिख सकते हैं। डिपेंड करता है आपके पास कितना टाइम है लिखने के लिए, आप किस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं उसके मुताबिक ही आप इसका कंटेंट करेंगे। एक तो हम अंडरस्टैंड कर लें तो हमारे लिए लिखना आसान हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास कॉन्टीन्यूटी का। हमारा ब्रेन एक पैटर्न को कॉन्टीन्यूस देखता है, जहाँ पर एक पैटर्न एग्जिस्ट करता हो, कोई भी पैटर्न हो। अक्सर हमारे कपड़ों में, ये जो हमारे पर्दे हैं, इनके अंदर कोई ना कोई ऐसा पैटर्न होता है जो कॉन्टीन्यूस फॉर्म में होता है और हम उसमें कॉन्टीन्यूटी देखते हैं। जैसे मैं एक और पिक्चर बनाती हूँ, इंस्टेड ऑफ परसीविंग इट एज सेमी सर्कल्स, ये जो मैं बना रही हूँ, यू परसीव इट एज अ वेव, आपको ये वेव नज़र आ रही है, सेमी सर्कल्स नहीं आते हैं। तो हमारा ब्रेन जो है वो कॉन्टीन्यूटी को, वेव पैटर्न को ज़्यादा जल्दी कैप्चर करता है और उसको इकट्ठा प्रेजेंट करता है। जैसे इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है, द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी, गुड कॉन्टीन्यूएशन सजेस्ट दैट वी टेंड टू सी थिंग्स एज एंडिंग अप कंसिस्टेंट विद द वे दे स्टार्ट ऑफ, जहाँ से शुरू हुई है उसी तरह से हम देखते हैं कि इनका एक पैटर्न चला आ रहा है। फिर है कॉमन फेट, वो चीज़ें जो इकट्ठी एक साइड पे जा रही हैं हम उनको ग्रुप अप कर देते हैं, जो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। जैसे हमने प्रॉक्सिमिटी में भी और सिमिलैरिटी में भी हमने पढ़ा कि वो हम ग्रुप अप करते हैं सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को या क्लोजर ऑब्जेक्ट्स को। लेकिन कॉमन फेट का मतलब क्या होगा कि जो सेम डायरेक्शन में चीज़ें मूव कर रही हैं, वी टेंड टू परसीव देम मूविंग टुगेदर आर एट ए सेम स्पीड, हमें लग रहा है कि इकट्ठी मूव कर रही हैं और इकट्ठी स्पीड पे जा रही हैं। ये हमारा हो गया फिफ्थ प्रिंसिपल। अच्छा, इसके बाद है सिक्स्थ प्रिंसिपल क्लोजर का। आर ब्रेन हैज़ टेंडेंसी टू फिल इन दी ब्लैंक्स। हमारा जो ब्रेन है, अब ये हमें घोड़ा नज़र आ रहा है, हालांकि इसके अंदर काफ़ी सारे गैप्स हैं और ये मुकम्मल कंप्लीट पिक्चर नहीं है। हमारे जो स्कूलों की बुक्स हैं उनमें सम टाइम हम इस तरह की बच्चों को देते हैं, ये यहाँ पर डैश आ जाएगी और उससे पूछेंगे फिल इन दी ब्लैंक, या फिर इस तरह के वर्ड होगा। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, फॉलो भी हो सकता है, फेलो भी हो सकता है। तो बच्चे ये बताते हैं, इंग्लिश में अक्सर आप ये लिंग्विस्टिक्स में पढ़ते रहे हैं ना, तो ये जो चीज़ है ये दरअसल प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर पे बेस्ड है कि बच्चों को हमने किस तरह से हम सिखा रहे हैं, उनमें फिल इन दी ब्लैंक्स की कैपेसिटी क्या होता है। हमारा ब्रेन बड़ा होशियार है, वो ये नहीं चाहता कि हमें ये बताए कि उसको नहीं आ रहा है, उसे समझ नहीं आ रही है। वो आपको ये बताएगा कि नहीं मुझे सब पता है, जो बीच में से इंफॉर्मेशन रह गई है ना, मैं आपको बताता हूँ वो क्या होती है। तो इस तरह से इवन हम सिर्फ चीज़ों को देखने में नहीं, सुनने में भी ये मिस्टेक्स हम करते हैं। और कोई चीज़ आधी सुनी और आधी नहीं समझ आई, फ़ोन पे आवाज़ डिस्टॉर्ट हो रही है, लेकिन हम कहेंगे हमें समझ आ गई है बात की क्या कह रहा है, कि जो बीच में डिस्टॉर्ट हुई है आवाज़, हम ब्रेन ने वो फिल इन कर ली है।
तो द प्रिंसिपल ऑफ क्लोजर स्टेट्स दैट व्हेन इंडिविजुअल सीज अ डिसकनेक्टेड आर इनकम्प्लीट फिगर दे फिल इन दी स्पेसेस। सिर्फ फिगर ही नहीं, जैसे मैं बता रही हूँ, इवन वॉइसेज में और इन चीज़ों में भी ये एग्जिस्ट करता होगा। आगे 6th के बाद 7th प्रिंसिपल है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई है उसको हम पहचानते हैं। इसी टाइल को हम टिल्ट कर दें तो ये डायमंड बन जाती है, और इसी टाइल को हम टिल्ट सीधा कर दें तो ये स्क्वायर बन जाता है। तो इस तरह से जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जिस कॉन्टेक्स्ट में हम चीज़ देख रहे हैं, वो मैटर करती है कि हाउ वी आर ग्रुपिंग इट, जिस चीज़ को हम ग्रुप अप कर रहे हैं। 7th है हमारे पास, 8th पॉइंट है हमारे पास इसमें गुड फिगरल गुडनेस का। यहाँ पे एग्जैक्टली ज्योमेट्रिकल फिगर आती है कि कोई चीज़ अगर एम्बिगुअस है तो वो फिगरल गुडनेस नहीं कर रही, तो स्टिल हमारा ब्रेन उसमें से कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल फिगर अखज़ करेगा। ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस इन शेप परसेप्शन आर सेंसिटिव टू समथिंग दैट गेस्टॉल्ट कॉल्ड गुडनेस, फिगरल गुडनेस। दिस कॉन्सेप्ट इंक्लूड परसीव्ड सिंप्लिसिटी, सिमेट्री, रेगुलरिटी। और जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं कि वो चीज़ जो ज़्यादा अच्छी ज्योमेट्रिकल फिगर में है वो एक्यूरेटली परसीव होगी, अच्छी रिमेंबर होगी, और उसको हम अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर सकेंगे एज़ कम्पेयर टू अ बैड वन। अगर किसी को हमने अच्छे ज्योमेट्रिकल फिगर में रखा हुआ है तो हम उसको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हैं और ज़्यादा अच्छी तरह से हम उसको एक्सप्लेन कर पाते हैं। मिलते हैं अगले क्लिप में। मैं आपके साथ कुछ पीपीटीज शेयर करने लगी हूँ। मेरी अगली क्लिप को देखिएगा जो फॉर्म परसेप्शन के बारे में है। मिलते हैं अगले क्लिप में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।